हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज से स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th का लीगल स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन। और इस सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 है दैट इज कॉल्ड जुडिशरी, और जो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर दैट इज स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। इसको डिस्कशन में लेते हैं। तो ये बेसिक आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ रहा है ऑफ एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जो कि इंडिया के अंदर है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड देन देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और पैरेलली चलता है इसके स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनके अंदर देयर आर सिविल कोर्ट्स जो कि सिविल रॉन्ग्स से रिलेटेड केस देखते हैं, जैसे कि कोई डिवोर्स का केस है या फिर कोई फाइनेंशियल मैटर का केस है, प्रॉपर्टी का कोई इशू है, वो सब इसके इन कोर्ट्स के अंदर देखा जाता है, सिविल कोर्ट्स के अंदर। दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट्स जो कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, एब्डक्शन, इस तरह के क्रिमिनल जो क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो इन कोर्ट्स में देखे जाते हैं। ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, ये दो आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स हैं, तो जैसे उसका नाम से पता चल रहा है स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं, ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वैसे केसेस यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है, टैक्स से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर लेबर से, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है इंडिया के अंदर। अच्छा, बात कर लेते हैं क्या फ्रेमवर्क है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्रेमवर्क बना के दिया इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर। इंडिया के अंदर हम सभी जानते हैं कि एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर कि लॉ को बनाने की, कानून को बनाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, यहां तक क्लियर है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम रखा है जुडिशरी का, जिसके अंदर कोर्ट्स रखी गई हैं उन्होंने, जो कि सेंट्रल और स्टेट लॉज को एडमिनिस्टर करने के काम आते हैं। राइट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट भले ही है मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट्स का सिस्टम बनाया रखा है जो कि इंटीग्रेटेड है, सिंगल सिस्टम है, और सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एडमिनिस्टर करने के लिए वो सिस्टम काम आता है। उसके अंडर जो कोर्ट्स है वो काम आती है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और एपेक्स टॉप कोर्ट है इंडिया का। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, जैसे हमने पहले उस चार्ट में भी देखा। हाई कोर्ट्स बेसिकली स्टेट लेवल पर होते हैं, जो कि किसी एक स्टेट या फिर मोर देन वन स्टेट्स में भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको लोअर कोर्ट्स बोला जाता है इंडिया के अंदर। अच्छा, इन कोर्ट्स के काम को सपोर्ट करने के लिए, इनकी फंक्शनिंग को सप्लीमेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया, ताकि वो जजमेंट दे सकें स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड जो क्लेम्स आते हैं, जो केसेस आते हैं उनके मैटर में। जैसे कि मान लीजिए लेबर का कोई इशू है, कंज्यूमर का, सर्विस मैटर डिस्प्यूट्स एटसेट्रा, तो उसमें ट्रिब्यूनल्स रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे भारत के एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफेक्ट में कब आया, कब एग्जिस्टेंस में आया? 28 जनवरी 1950, 28 ऑफ जनवरी 1950 को। इससे पहले क्या कोई लीगल सिस्टम नहीं था? बिल्कुल था। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिप्लेस करा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल को इसने रिप्लेस करा। ये दोनों उस टाइम पर एग्जिस्टेंस में थे जब इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, जब वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था और जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवेट काउंसिल होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 में आकर उन दोनों कोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया और ये खुद एग्जिस्टेंस में आ गया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो था, उसने एक सुप्रीम कोर्ट को जो उसका आइडिया कंसीव करा था वो ये था कि एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होंगे, मगर पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई कि वो इन जजेस का नंबर आने वाले सालों में इंक्रीज कर सकता है। तो एट प्रेजेंट, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, टोटल स्ट्रेंथ जो कि सुप्रीम कोर्ट की है वो है 33 जजेस, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को मिलाकर 33 जज हैं एट प्रेजेंट की अगर बात करूं। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये नंबर ऊपर या नीचे आपको मिले। तो जिस टाइम पर आप पेपर अपीयर कर रहे होंगे तो यू नीड टू जस्ट गो एंड गूगल कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है। एज ऑफ नाउ इट्स 33।
अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद जो कोर्ट आती है वो है हाई कोर्ट। इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर। हर एक हाई कोर्ट की लीगल अथॉरिटी है एक स्टेट के ऊपर, एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर, या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स और ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि हो सकता है एक हाई कोर्ट एक ही स्टेट को के ऊपर उसकी अथॉरिटी हो, या फिर हो सकता है 2 स्टेट के ऊपर भी एक हाई कोर्ट हो। ठीक है, हाई कोर्ट्स के नीचे आती है एक हायरार्की होती है लोअर कोर्ट्स की, जो फंक्शन करती हैं एज सिविल कोर्ट्स, सिविल मैटर्स के लिए, और क्रिमिनल कोर्ट्स। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, हमने अभी डिस्कस करा। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में, कैलकाटा हाई कोर्ट कोलकाता में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर। ये पहले 4 हाई कोर्ट्स थे जो एग्जिस्टेंस में आए इंडिया के अंदर। अब हाई कोर्ट्स के बाद आता है नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब वो कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स के अंडर, हाई कोर्ट्स के बिलो लेवल पर फंक्शन करती हैं, उनको पॉपुलरली बोला जाता है लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हर एक स्टेट को हम जानते हैं कि डिवाइड कर रखा गया होता है जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और इन जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स को हेड करता है एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में अगर हम बात करें, सी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कुछ केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, कहीं पर इनको सेशन जज भी कहा जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा या तो उस केस में जब वो कोई सिविल केस की हियरिंग सुन रहे होंगे या उसको डिसाइड कर रहे होंगे, पहला सिविल केस में। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जज को ही मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज भी बोलते हैं। कब बोला जाता है? जब वो किसी ऐसे शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस में वो जजमेंट दे रहे हैं जिस सिटी को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर रखा गया है वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो अगर ऐसी सिटी है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला गया है और वहां पर कोई डिस्ट्रिक्ट जज अगर किसी केस की के प्रिसाइडिंग है, वो किसी केस की हियरिंग ले रहे हैं, तो उनको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज नाम दिया जाएगा। राइट? तो ये जो नाम है वो बेसिकली उस एरिया की वजह से आया है जहां का वो केस हैंडल कर रहे हैं। अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस जज को भी मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज बोला जाएगा। सेकंड है सेशंस जज। कब बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को? सेशन जज तब बोला जाता है जब वो किसी क्रिमिनल केस की हियरिंग सुन रहे होते हैं। राइट? तो बेसिकली यहां पर आप समझ रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट जज कब बोला जाएगा। जज एक ही है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मगर उनके जो उनका नॉमिनक्लेचर है वो डिफरेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो जिस तरह के केस या जिस एरिया में वो केसेस को की हियरिंग सुन रहे हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड, जितना ज्यादा वर्कलोड है। और डिस्ट्रिक्ट जज बेसिकली हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है एक हाई कोर्ट जज के बाद। मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, फिर हाई कोर्ट जज, उनके बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट जज। ये हायरार्की है। अच्छा, अगर बात करें सिविल साइड पर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी आती है? अगर हम सिविल साइड की बात करें, सिविल केसेस में बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सिविल केसेस के अंदर सबसे पहला आता है सीनियर सिविल जज कोर्ट, उसके अंडर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, और सबसे नीचे जूनियर सिविल जज कोर्ट। ये तो हो गया सिविल साइड की बात करी हमने। अगर हम बात करें क्रिमिनल साइड की, क्रिमिनल केसेस के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो होती हैं सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, उसके अंडर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड द लोएस्ट वन इज सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। इनके अलावा, इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अलावा मुंसिफ कोर्ट्स भी होती हैं जो इस हायरार्की का एक पार्ट है। ये लोएस्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर। मतलब ये सिविल नेचर के मैटर्स को हैंडल करने वाली सबसे लोएस्ट कोर्ट है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बिलो के अंडर में ये फंक्शन करती हैं। यहां पर बेसिकली एक पेक्यूनियरी यानी मॉनेटरी लिमिट होती है। मतलब कि कोर्ट की एबिलिटी जो है ना, किन केसेस को वो सुन सकती है, वो एक पर्टिकुलर क्लेम फॉर मनी के अमाउंट तक ही केसेस को वो हियर कर सकते हैं। उसके ऊपर का, मतलब किसी ज्यादा वैल्यू का अगर केस है तो वो उसको हैंडल नहीं करेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी इन मुंसिफ्स को, ये उसके हिसाब से केसेस हैंडल करेंगे कि इस अमाउंट तक का केस है तो आप हैंडल कर सकते हैं, आपके यहाँ पर उसकी हियरिंग हो जाएगी। अगर वो अमाउंट क्लेम का उस केस के अंदर उस स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो आप उसको हैंडल नहीं करेंगे, वो आपकी कोर्ट में आएगा ही नहीं, वो आपसे सीनियर कोर्ट के पास चला जाएगा। अब देखते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। देखिए, इन जुडिशियल बॉडीज के अलावा इंडियन जुडिशरी के अंदर एक और चीज है जिसको बोलते हैं बहुत सारे सेमी जुडिशियल बॉडीज, जिसके अंदर
जो काम क्या करते हैं, जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, उसको सॉल्व करने का वो काम करते हैं। इसके अंदर जजेस हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। हालांकि उनके पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तब भी उनका फंक्शन क्या होता है, वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में लीगल मैटर्स को सुनते हैं और दोनों पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, उसके जो क्लेम्स हैं, उनको सेटल करने का काम ये ट्रिब्यूनल्स का रहता है। कुछ ट्रिब्यूनल्स के हम यहां पर एग्जांपल्स देखते हैं। एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो भी ग्रीवियंसेस हैं या जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। फिर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि SAT, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। फिर है TDSAT, यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि टेलीकॉम सेक्टर, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए बना है। एंड द लास्ट इज NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया है। कुछ ट्रिब्यूनल्स के साथ रेगुलेटर्स भी काम कर रहे होते हैं। रेगुलेटर्स बेसिकली क्या है, ये स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि देखते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लायंस है वो ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा इन डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए देखें अगर, तो TDSAT जो हमने पहले देखा, TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके साथ TRAI यानी कि जिसको ट्राई बोलते हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ फंक्शन करता है लॉज को फॉर्मुलेट करने में, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, जो कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूशन में काम आती है इंडिया के अंदर। तो इसीलिए ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, सप्लीमेंट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कोर्ट्स के रोल को। किस चीज में? इन मेंटेनिंग द लॉ एंड जस्टिस इन दी सोसाइटी। अब कुछ सेलिएंट फीचर्स देखते हैं इंडियन जुडिशरी के। पॉइंट नंबर 1, इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन। देखिए, ब्रिटिश ट्रेडिशन जो था कॉमन लॉ का, उससे इंस्पायर होकर, उससे अडॉप्ट कर इंडिया ने एक सिमिलर मॉडल यहां पर इंप्लीमेंट करा। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर जो भी डिसीजंस, ऑर्डर्स या जजमेंट्स जजेस ने दिए होते हैं कोर्ट्स के अंदर, इंडियन कोर्ट्स के अंदर, वो हेल्प करते हैं किस काम में? नए लॉज को क्रिएट करने में और डेवलप करने में लीगल प्रिंसिपल्स को, जो आगे जाकर बाइंडिंग बन जाते हैं, यानी कि आगे जाकर वो एज अ रूल, एज अ लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स कोर्ट के ऊपर, राइट। और इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि कोर्ट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नए लॉज को बनाने के लिए भी, स्पेशली अगर लॉज के अंदर कोई गैप एग्जिस्ट करता है या कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी लॉ को इनेक्ट करने में उनका फेलियर हो गया है। तो इसलिए सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को प्रोवाइड करने के अलावा हमारी कोर्ट्स और जजेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन सर्व करते हैं इन द फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री। इस मॉडल से जस्ट उल्टा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ सिस्टम, जो कि जर्मनी, रशिया और कॉन्टिनेंटल यूरोप जैसी जगहों पर एप्लीकेबल होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, जुडिशरी जो है यानी कि जजेस, वो अपने डिसीजन देंगे तो उससे नया लॉ बन जाएगा। उनके डिसीजंस के ऊपर बेस्ड दे कैन मेक लॉज थ्रू देयर जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। वहीं दूसरी तरफ सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन ऐसा नहीं मानता, ये बोलता है सिर्फ लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, सिर्फ उन्हीं के पास पावर है लॉज एंड रूल्स को क्रिएट करने की, ना कि कोर्ट्स के पास, ना कि जजेस के पास। तो यहां पर इन दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो सेलिएंट फीचर का है वो है एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि इंडियन कोर्ट्स एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन यानी कि जजमेंट को फॉलो करते हैं, जो कि अपोजिट है किससे? इनक्विजिटोरियल मॉडल से, जो कि बहुत सारी सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल है। एडवर्सेरियल मॉडल में जो हमारे यहाँ पर मॉडल है एडवर्सेरियल मॉडल, यहाँ पर लॉयर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लॉयर्स जो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ में है क्या? जजेस न्यूट्रल होते हैं। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, जजेस आर न्यूट्रल, वो सिर्फ डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। किस पर बेस्ड रखते हैं अपने डिसीजन को? केस के मेरिट पर। और वो मेरिट प्रेजेंट कौन करता है? कोर्ट में लॉयर्स। जो भी केस के मेरिट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी प्रूफ्स हैं, आई विटनेसेस हैं, राइट, तो उन सबके बेस पर जज अपना यहाँ पर डिसीजन दे देते हैं। जबकि जो दूसरा सिस्टम है, इनक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ है, वहां पर जजेस प्रोएक्टिव हैं, मतलब कि उनके पास राइट ज्यादा है टू इंक्वायर एंड टू प्रोब इनटू द मैटर, जस्ट लाइक अ पुलिस। तो वहां पर वो पैसिव नहीं रहते, न्यूट्रल नहीं रहते, वो प्रोएक्टिव हैं, पुलिस की तरह वो इन्वेस्टिगेटिव मोड में ज्यादा रहते हैं। दोनों में यहां पर ये फर्क है।
अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया। देखिए, अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो इसका डिस्कशन, इस टॉपिक का डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगा अगर लॉ ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के बारे में बात ना करें। ये वो लोग हैं जो अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अटॉर्नी जनरल जो है वो पहला फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है किसी कंट्री का, और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तब तक वो रह सकते हैं, अपना ऑफिस की पोजीशन वो होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन के हिसाब से अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल भी हर कोई नहीं बन सकता, कोई एक ऐसा पर्सन हो जो क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि इतना उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किए जा सकें। एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस उनके पास होनी चाहिए, या फिर उन्होंने सर्व करा हो एज अ जज कुछ मैंडेटरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि मैंडेटेड है, रिक्वायर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो एडवाइस दे किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स से रिलेटेड, और अपनी सारी बाकी ड्यूटीज जो उनके लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करें एज एंड व्हेन दे आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के ही डायरेक्शंस पर ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं उस ड्यूरेशन तक। तो इनका डायरेक्ट जो है इनका असिस्टेंस प्रेसिडेंट को होता है। अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के दौरान अटॉर्नी जनरल के पास राइट्स होती है कि वो कोर्ट्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट टू ऑडियंस, जो कि अटॉर्नी जनरल को मिलती है। वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट ले सकते हैं, मगर हाँ, राइट टू वोट, वहां पर उनकी वोटिंग राइट उनके पास नहीं होती, मगर वो वैसे प्रोसीडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंस के लिए सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये जो पोजीशन है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है, मगर पार्लियामेंट के अंदर के थ्रू जो रूल्स इंप्लीमेंट करे गए हैं उसके थ्रू ये गवर्नड होते हैं, वो इनको गवर्न करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह ही एक पोजीशन होती है एडवोकेट जनरल, जो कि स्टेट लेवल पर एग्जिस्ट करती है। एडवोकेट जनरल सीनियर लॉ ऑफिसर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए लीगल एडवाइजर की तरह काम करता है। आर्टिकल 165 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्टेट का जो गवर्नर है वो। So that is it regarding the first topic of the first unit of legal studies of class 12 CBSE board. We'll be continuing with subsequent topics. So thank you so much for watching and stay tuned for more. Bye bye and take care. Thank you so much.